Hello students, I hope you have gone through the earlier videos and the earlier content related to poverty. Today we are starting the next phase. There is a topic coming out here that is rural and urban poverty. Please refer to table number 2 and figure number 2 that is given into your book. I am just giving you the observations related to that table. सो इफ़ यू गो थ्रू दैट टेबल प्रॉपरली तो उसमें आपको एक रूरल पॉवर्टी का कॉलम मिलेगा और एक अर्बन पॉवर्टी का कॉलम मिलेगा एंड बाय एनालाइजिंग यू विल सी दैट रूरल पॉवर्टी इज़ क्वाइट हायर देन अर्बन पॉवर्टी। ये सब जब आप उस टेबल को फॉलो अप करेंगे तो उसमें आपको देखने को विजिबल हो जाएगा। देयर इज़ नो नीड टू रीड और थॉरली लर्न दिस टेबल, जस्ट एक बार एनालिसिस के लिए आपको इस टेबल को देखना है। एंड थोड़ा सा इसमें डेटा और दिया हुआ है कि 1972 से 2011-12 के बीच में अगर हम पॉवर्टी को देखें तो रूरल पॉवर्टी 54% से डिक्रीज़ होकर 25.7% पर आ गई है और अर्बन पॉवर्टी 42% से 13.7% पर फॉल आउट हो गई है। दैट मीन्स दोनों ही पॉवर्टीज़, दैट इज़ अर्बन पॉवर्टी और रूरल पॉवर्टी में परसेंटेज वाइज आपको फॉल विजिबल हो जाएगा। बट अगर हम ओवरऑल बात करें, दैट इज़ टोटल पॉपुलेशन की बात करें, तो वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो उस वजह से नंबर ऑफ़ पुअर पीपल इज़ इंक्रीजिंग मैनीफोल्ड और इसी वजह से आपको पॉवर्टी की प्रॉब्लम इतनी बड़ी आपकी कंट्री में देखने को मिलेगी। Now in the next phase we will see some categorization related to poverty. One is rural poor and second is urban poor. रूरल पुअर में हम हमेशा ध्यान रखिएगा लैंडलेस लेबरर्स को लेंगे या लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स को लेंगे। आपने एग्रीकल्चर वाला चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3, उसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉवर्टी की वजह से रूरल एरियाज़ में सभी पर्सन्स के पास अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स नहीं हैं, तो उन्हें अदर पर्सन्स के यहाँ पर एग्रीकल्चर करना पड़ता है। दे आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो रूरल पुअर में इन्हीं एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, जिनके पास अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं होती है, उन्हें हम लेते हैं। सो एग्रीकल्चर वर्कर्स, मार्जिनल होल्डर्स एंड टेनेंट्स एट विल। टेनेंट्स एट विल का मतलब होता है जो दूसरों की ज़मीन पर खेती कर रहे हैं। दूसरा होता है अर्बन पुअर। अर्बन पुअर जैसा कि नाम से क्लियर है, रूरल पुअर रहेगा विलेज पॉवर्टी से रिलेटेड और अर्बन पुअर होगा आपके सिटीज़ या अर्बन एरियाज से रिलेटेड होकर। अर्बन पुअर्स में हम बात करेंगे माइग्रेंट्स फ्रॉम द रूरल एरियाज। वी ऑल नो दैट rural area is not having that much of job opportunities, so many of the persons who are not getting that much jobs into the rural areas or villages, they come to the cities. अब ऐसा नहीं है कि cities में आते ही उनको कोई वेल मैनर्ड जॉब मिल जाता है या कोई ऐसा जॉब मिल जाता है जो उनको रातों रात किसी अच्छी अर्निंग कैपेसिटी में ला देगा। सो हम बात करेंगे यहाँ पर उन पर्सन्स की जो रूरल एरिया से माइग्रेट होके सिटीज़ में आए हैं ताकि उनको बेटर जॉब सर्च हो सके। तो इसमें है इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल फैक्ट्री वर्कर्स और स्ट्रीट वेंडर्स। अगर आप भीलवाड़ा सिटी को भी देखेंगे तो भीलवाड़ा सिटी वी ऑल नो दैट इज़ टेक्सटाइल सिटी। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा सा अगर स्टडी करें तो यहाँ मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स वो हैं जो यूपी, बिहार, इन एरिया से आए हैं। तो एग्जैक्टली उन्हें वहाँ पर कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई, इसी वजह से वो हमारी सिटी में आके वर्क कर रहे हैं। और अभी आपने लॉकडाउन पीरियड जब हुआ है तो आपने बहुत कुछ इसमें देखा है कि बहुत सारे वर्कर्स अपने जिस सिटी में वो वर्क कर रहे थे वहाँ से छोड़ के वापस उस सिटी पहुँचे जहाँ पर उनका एग्जैक्टली बर्थ हुआ, जहाँ उनकी फैमिली रहती है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत हाई है। तो दैट इज़ अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी में आपको मिलेंगे माइग्रेंट्स फ्रॉम द रूरल एरियाज़। इसी के नीचे मैंने एक आपको नोट लिख के दिया है, दैट इज़ अर्बन पुअर्स आर लार्जली द स्पिल ओवर ऑफ
रूरल पुअर्स हु केम टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब। इसका मतलब वही है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दैट अर्बन सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, जो पुअर या पॉवर्टी देखने को मिल रही है, उसका एक मेजर रीज़न है कि विलेजेस से लोग बेटर लाइफ स्टाइल की तलाश में, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च में आकर शहर में बसते हैं, अर्बन एरियाज़ में बसते हैं और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे सिचुएशंस को इंक्रीज़ करते हैं। नाउ आफ्टर दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी को मेजरली दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा ध्यान से अब इस चैप्टर को डील कीजिएगा क्योंकि कॉजेज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इसकी रेमेडीज़ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखिएगा। तो कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी के 2 मेजर कैटेगरीज हैं। पहला है ड्यू टू द अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी और दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पहले हम डिस्कस करेंगे अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी की वजह से। तो सबसे पहली बात आती है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट को हम चाहें तो इंडिया की नेशनल इनकम के तौर पे भी डिस्कस कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था, चाहे हम नेशनल प्रोडक्ट बोलें या नेशनल इनकम बोले हैं, ट्रिपल आइडेंटिटी मेथड से हमने डिस्कस किया था, दोनों एक ही बात होती है। तो अगर हम इंडिया की नेशनल इनकम को कंपेयर करें तो वो वैसे तो बहुत हाई लेवल पे है, बट जब हम इसको पॉपुलेशन के बेसिस पे लेके आते हैं तो हाई पॉपुलेशन होने की वजह से हमारा पर कैपिटा जीडीपी यानी पर पर्सन नेशनल इनकम में जो एक पर्सन का शेयर होता है वो बहुत लो हो जाता है। और जब हम पर पर्सन के हिसाब से नेशनल इनकम का शेयर देखते हैं, पर पर्सन का शेयर नेशनल इनकम में देखते हैं, तो हम दुनिया की उन इकनॉमीज़ में काउंट होते हैं जहाँ पर पर्सन नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा नेशनल इनकम बहुत लो है। यूएन के नॉर्म्स के हिसाब से भी हमारे इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो बहुत पुअर आ रही है और इसी वजह से हमारे यहाँ पॉवर्टी विजिबल है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है लो रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। आपने 5 ईयर प्लान्स डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 2 में, उसमें आपने डिस्कस किया था कि 1951 ऑनवर्ड्स से लेकर 2017 तक हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान्स चले। उन 5 ईयर प्लान्स का अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें तो एक एवरेज रेट आती है 5% एनुअल जीडीपी ग्रोथ की। हमारे यहाँ माना जाता है कि एस्टिमेट लगाया गया है कि ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान्स जो हमारे यहाँ टोटल डेवलपमेंट हुआ पिछले 50-60 ईयर्स में, उसकी एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट अगर हम काउंट करते हैं तो वो आती है 5%। बट इसी दौरान हमारे यहाँ पॉपुलेशन खुद भी 2% की रेट से इंक्रीज़ हो गई। 5% का जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हुआ और हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी 2% की रेट से इंक्रीज़ हो गई। तो ओवरऑल ऑब्वियस है कि जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना जीडीपी ग्रोथ ऑफसेट होता जाएगा। तो 5 - 2 ओवरऑल हम जब इसको काउंट करते हैं तो दैट इज़ हो जाता है केवल 3%। तो ये 3% की जीडीपी ग्रोथ बहुत लो मानी जाती है और वो आगे जाकर आपके पॉवर्टी को इंक्रीज़ करेगी। इसको हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी बर्थडे पार्टी है और बर्थडे पार्टी में जितने ज़्यादा गेस्ट आएंगे, जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड आएंगे, तो पर पर्सन के पास जो केक का शेयर आता है वो कम होता जाएगा। तो 5% की जीडीपी ग्रोथ और वहीं पर 2% का पॉपुलेशन ग्रोथ, इससे ऑफसेट होकर हमारे यहाँ टोटल एग्जैक्ट जीडीपी ग्रोथ बनी 3%, जो कि एक बहुत लो ग्रोथ रेट मानी जाती है और यही हमारे यहाँ पॉवर्टी का एक और मेजर रीज़न बनता है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वो पॉवर्टी स्टेटस को उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। सो by population we are standing on the second place and this is one of the most important point due to which we are facing poverty। यहाँ पर एक मैंने important question आपको मार्क करके दिया है कि sometimes it happens or sometimes many persons ask कि what is the single most important reason of poverty। तो आपको आंसर देना है in case of India पॉवर्टी का सिंगल मोस्ट अगर कोई आपसे रीज़न पूछेगा तो आपको आंसर देना है हाई पॉपुलेशन।
वैसे हमने डिस्कस किया है कि पॉवर्टी के 2 मेजर कैटेगरीज में रीज़न आए हैं और लेटर ऑन हम इसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। बट अगर कोई आपसे समरी वे में पूछे कि पॉवर्टी को एक वे में बताइए कि पॉवर्टी का मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है, तो आपको बोलना है हाई पॉपुलेशन। और अगर लेटर ऑन वो डिटेल्स में जाते हैं तो फिर ये सारे आपको पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करके बताने हैं। नंबर नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज। वी ऑल नो दैट प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हो रही है, और आज आप किसी भी कमोडिटी पे डिस्कस करें तो प्राइस आपको राइज करती हुई मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस को देखेंगे तो पेट्रोल की प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, और बीच में अभी ऐसी भी सिचुएशंस बनी है जहाँ पर पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस इक्वल हो गए और कहीं कहीं डीज़ल पेट्रोल से भी ऊपर निकल गया है। तो इसी तरीके से आपके लगभग हर कमोडिटी प्राइस राइज की तरफ जा रही है। अब प्राइस राइज होने की वजह से आपकी रियल इनकम आपकी रियल इनकम दैट इज़ परचेजिंग पावर कम हो जाती है। आपने अगर पिछले साल का लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपने डिस्कस कर रखा था कि प्राइस राइज होने पर रियल इनकम, जिसको हम परचेजिंग पावर बोलते हैं, वो फॉल करती है, और प्राइस फॉल होने पर रियल इनकम परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे जैसे आपकी प्राइस राइज होगी तो आपकी रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर कम होती जाएगी, और ऐसी वजह होने की वजह से वो पर्सन्स जो पॉवर्टी लाइन के आसपास हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, पॉवर्टी लाइन से जस्ट ऊपर हैं, उनको नॉन पुअर माना जाता है। तो प्राइस राइज होने की वजह से वो स्लिप होके पॉवर्टी के सेक्शन में चले जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन सेक्शन में आ जाते हैं। तो ये भी एक पॉवर्टी का इम्पॉर्टेंट रीज़न है। नेक्स्ट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पर ईयर जॉब्स जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, और इंडिया का एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन या तो उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या फिर एम्प्लॉयमेंट है तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको डेटा दिया है 2011-12 में हमारे यहाँ अराउंड 2.45 करोड़ पीपल अनएम्प्लॉयड थे, और 2016 आते आते वो पर्सनस 4.35 करोड़ आ गए हैं। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वी ऑल नो दैट जॉब के थ्रू ही, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ही पर्सन मनी जनरेट करता है, और वही मनी उसको आगे जाके अपनी विशेज़ को पूरा करने में काम में आता है। और हमने डिस्कस भी किया था कि पॉवर्टी का मीनिंग ही है कि आपका इनकम लेवल इतना लो है कि आप अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास अगला रीज़न आता है दैट इज़ कॉल्ड लो कैपिटल। लो कैपिटल को मैंने एक साइकिल के तौर पर डिस्कस किया है, जो मैं यहाँ पर आपके सामने बता रहा हूँ। लो कैपिटल का मतलब है, या फिर लो लैक ऑफ कैपिटल होने की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी कम रहती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी लेटर ब्रिंग्स लोअर एम्प्लॉयमेंट लेवल, और लोअर एम्प्लॉयमेंट लेवल की वजह से हमारे यहाँ फिर से पॉवर्टी का राइज हो जाता है। लोअर एम्प्लॉयमेंट लेवल को आप चाहें तो लोअर इनकम लेवल भी बोल सकते हैं। तो दिस साइकिल बिकम्स, there is lack of capital, due to that lower production capacity is involved, which brings lower income level, and lower income level होने की वजह से high level of poverty हो जाता है, यानी poverty increase हो जाती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योरशिप्स। तो हमारे यहाँ जीडीपी ग्रोथ हो तो सकती है, बट पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ आज भी एंटरप्रेन्योरशिप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, जिसको अगर मैं कहूँ तो इसी के साथ मैं सेकंड पॉइंट को भी जोड़ना चाहूँगा। हमारे यहाँ सोशल इंस्टीट्यूशंस आउटडेटेड हैं। आज भी आप उठा कर देखें इंडियन हिस्ट्री को तो हमारे यहाँ गिने चुने 2-3 बिजनेसमैन के नाम ही आते हैं, टाटास, बिरलास, अंबानीस। बट यंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारी कंट्री बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर रही, क्योंकि अगर जैसे आपको मैं ये भी कहूँ कि अभी आप खुद अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करके आप कहते हैं कि मैं अपना खुद का बिज़नेस करूँगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाऊँगा, तो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली, हमारा सोसाइटी कहीं ना कहीं हमारे को बैक ड्रॉप पे ले जाएगा। जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है। वहाँ पर 14-15 ईयर्स की एज में और अराउंड 16-17 तक तो बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है, और उसे पता रहता है कि उसे क्या करना है। और जितने भी आपके सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपके
फॉरेन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उन्होंने बहुत अर्ली एज पर बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर दिया था, जिसकी हमारे यहाँ कमी है। आज भी हमारे यहाँ अगर हम डिस्कस करें तो या तो पर्सन फैमिली बिजनेस को अडॉप्ट करेगा, या फिर किसी जॉब या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब की तरफ उसको जिसको हम कहेंगे पुश किया जाता है। आप कहेंगे कि मुझे अपना खुद का कोई बिज़नेस करना है, तो फैमिली उतना सपोर्ट नहीं करती। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ इश्यूज़ और भी है, जैसे अभी भी हम कास्ट, क्रीड, रिलीजन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइट्स करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बैड इम्पैक्ट होता है। One more important thing that is coming out, that is lack of infrastructure. We both know that we all know that there are two type of infrastructure. One is economic, सेकेंड इज सोशल। और इंडिया के रेफरेंस में हम बात करें तो हमारा इकोनॉमिक और सोशल दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई बिज़नेस डेवलप नहीं हो सकता। ये आपने क्लास 11th में भी डिस्कस किया था, और यहाँ फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज हम बात करते हैं कि वाई सिटीज़ आर इंगेजिंग मोर इंडस्ट्रीज़, तो सिटीज़ में इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए आना चाहता है क्योंकि उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया मिल जाएगा। तो सेम वे जब तक इंडिया में कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अच्छे से नहीं हो पाएगा इकोनॉमिक और सोशल दोनों वे में, तब तक हमें ये प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। आज भी आप देख सकते हैं कि इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ में आपको पावर सप्लाई नहीं मिलेगा, कहीं वाटर की भी फैसिलिटी नहीं है, कहीं हेल्थ केयर नहीं है। तो ये बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप होने से रोकती है, और वो अल्टीमेटली जाके पॉवर्टी को इंक्रीज़ करती है। यहाँ पर आके आपके पॉवर्टी ड्यू टू द अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी फिनिश होता है, और अब हम सेकंड कैटेगरी की तरफ चल रहे हैं, दैट इज़ पॉवर्टी ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो हियर इज़ द पॉइंट, हम यहाँ बात करेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ़ यू कैन रिकॉल, तो मैंने आपको दो तरीके की पॉवर्टी आपके स्टार्टिंग में बताई थी, एक रिलेटिव पॉवर्टी बताई थी और एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी बताई थी। तो रिलेटिव पॉवर्टी कहीं ना कहीं आपके जिसको हम कह सकते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से जुड़ी हुई है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे पर्सन्स जो हैं, टॉप मोस्ट जो पर्सन्स हैं, जैसे हम बात करें अंबानी, टाटास या ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास बहुत सारा मनी का सर्कुलेशन है, और बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं उनके पास इतना मनी नहीं पहुंच पाया है। NCAER की रिपोर्ट 2009-10 थोड़ा सा अपडेटेड डेटा आपको दे रही है कि हमारी पॉपुलेशन के टॉप 20% वो पर्सन्स जो रिचेस्ट कैटेगरीज़ में आते हैं, उनके पास टोटल इनकम का 53.2% सर्कुलेट हो रहा है, और वहीं बॉटम 40% जिनके पास जो बिल्कुल पुअर कैटेगरीज़ में आते हैं, उनके पास टोटल इनकम का 15.3% ही इनकम का पहुंच पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 20% लोग 53.2% इनकम लेके बैठे हैं, और बाकी जो अदर 40% है वो 15.3 में ही सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल पुअरेस्ट कैटेगरी में है। तो इंडिया में मेनली आपके पॉवर्टी जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को फॉलो करने की बात कही है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है हाई टैक्स रेट ऑन हायर इनकम एंड लो टैक्स रेट ऑन लो इनकम। इसको हम आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको शॉर्ट में इसका मीनिंग बताया है कि हायर टैक्स रेट ऑन हायर इनकम और लोअर टैक्स रेट ऑन लो इनकम। इसका मतलब है इनकम टैक्स स्लैब्स। हमारे यहाँ इनकम टैक्स स्लैब्स चलाए गए हैं ताकि थोड़ा बहुत हम इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को सॉर्ट आउट कर पाएँ। एक मोनोपोली इंक्वायरी कमीशंस की रिपोर्ट के हिसाब से केवल इंडिया की 75 टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज़ इंडिया की टॉप मोस्ट 1536 या 1536 कंपनीज़ को ओन करती हैं। आप देख सकते हैं 75 फैमिलीज़ 1536 टॉप मोस्ट कंपनीज़ को ओन कर रही है। इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं।
टाटा है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, तो टाटा एक फैमिली हो गई और उसके नाम पर बहुत सारी कंपनीज़ हैं। रिलायंस एक कंपनी, एक परिवार हो गया, एक फैमिली हो गई और उसके पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अंबानीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। तो अंबानी इसमें जो आपका रिलायंस ग्रुप है वो रिलायंस एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को संभाल रहा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कुछ फैमिलीज़ के पास मनी का सर्कुलराइजेशन होता जा रहा है या सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, जिसको हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि टॉप 20% जो हमारे यहाँ रिचेस्ट कैटेगरी में आते हैं उनके पास 53.2% इनकम का पहुँच गया है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत मेजॉरिटी पार्ट बन जाता है। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही है, प्लस रिच और वाइट जो पुअर पर्सनस हैं उनके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। क्योंकि देखिएगा, रिच पर्सन अपने मनी से और ज़्यादा रिच होता जाएगा, वो अपने मनी को और फर्दर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में या बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंक्रीज़ करके मनी अर्निंग करेगा, जबकि पुअर पर्सन के पास किसी भी तरीके की कोई मनी अर्निंग नहीं हो पा रही है। यानी रिच इज़ बिकमिंग रिच डे बाय डे एंड पुअर इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पुअर डे बाय डे। तो एक क्लास डिफरेंस हो गया है, रिच बहुत ज़्यादा रिच होता जा रहा है और पुअर पर्सन बहुत ज़्यादा पुअर होता जा रहा है।